हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आशीष टेटे एंड बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। सर ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग ये सबसे पहले फिगर देख लो। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर होने क्या वाला है एंड किस तरह हम लोग इसको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है उसका रिलायबिलिटी कितना होना चाहिए, कितना रिलायबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। रेलेवेंस देखेंगे, हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड हम लोग देखेंगे कंपैरेटिबिलिटी। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि देखो, कॉमन सेंस क्या बोलता है कि इट शुड बी रेलेवेंट। ओके, वो कॉमन सेंस के हिसाब से देखें तो वो एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए कि देखो हम लोग आपके बुक्स पे ही तो डिपेंड करते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो हम लोग उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो रिलायबल नहीं होंगे, रिलायबल मतलब भरोसे करने लायक। ओके, मतलब रिलायबल मतलब हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, ये ट्रू है और इसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो अगर रिलायबल ही नहीं होंगे, अगर वो उसमें हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, तो भाई साहब उसका यूज़ क्या है? समझ रहे हो? रेलेवेंस, रेलेवेंट होना चाहिए। आप अगर दो बिजनेस करते हो, बेकरी का बिजनेस है, शूज़ का बिजनेस है, ऐसा ना हो कि बेकरी के बिजनेस के ट्रांजेक्शन आपने शूज़ के अंदर कर दिए, शूज़ के ट्रांजेक्शन आपने बेकरी के अंदर कर दिए। नहीं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द रेलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द रेलेवेंट पीरियड, दोनों का बाइफर्केशन होना चाहिए। एंड अगर एक साल की बात करें तो हम लोग अकाउंटिंग सिर्फ एक ही साल का करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक साल का अकाउंटिंग करें, उसके अंदर पिछले साल का भी डाल दिया, अगले साल का भी डाल दिया, सब सब मिक्स कर दिया, खिचड़ी नहीं करना है। ओके, हर एक अकाउंटिंग ईयर का अलग अलग से रिकॉर्डिंग होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर का क्या होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ दैट रेलेवेंट ईयर। तो वो जो एक साल का पीरियड है ना भाई साहब, तो उसका उसी के अंदर रिकॉर्डिंग होना चाहिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप बिल्कुल भी उसको हिब्रू लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, आप उसको लिखोगे इंग्लिश के अंदर एंड वो समझने लायक होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको लिखना है ठीक से यहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हालांकि अभी तो हैंडराइटिंग की बात आती नहीं, कि आप सब टैली के ऊपर करते हो, लेकिन हाँ एग्जामिनर को समझना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि भाई साहब इसने लिखा क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीरो दे देगा, सब सही होने के बावजूद जीरो दे देगा। तो हैंडराइटिंग के ऊपर खास ध्यान रखना, समझ में आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए आपको भी और मुझको भी। यानी कि मैं अभी चेक करने वाला पेपर्स, तो मुझे समझ में आना चाहिए और एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए आपने लिखा क्या है। ओके, वरना वो अंकल की तरह शक्ल हो जाएगी, भाई कहना क्या चाहते हो, समझ रहे हो? तो इसी की वजह से आपको वहाँ पे हैंडराइटिंग ठीक से लिखना है और हाँ ऐसे लैंग्वेज में लिखना है जैसे कि हम लोग को समझ सके। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडेबिलिटी का मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी यहाँ पे क्यों डाला? तो इसका ऐसा मतलब होता है कि आपने जो भी यहाँ पे लिखा है, जो भी आपने किया है, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, आपने उस तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए तूने किया क्या है भाई। ओके, बाद में लास्ट है कंपैरेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने अकाउंट्स बनाए, मैंने अकाउंट्स बनाए, अमोल सर ने अकाउंट्स बनाए, तीनों ने बनाए, हमने सब ने सेम सेम प्रिंसिपल्स फॉलो की, इसी के वजह से वो कंपेयर हो सकता है और सिमिलर दिखता है। और उसी की वजह से आपको ये जब प्रिंसिपल्स फॉलो होता है, आपको उस हिसाब से कंपेरेबिलिटी आना चाहिए। आपके बुक्स को लेके कोई कंपेयर कर सके, इस तरह से आपके बुक्स होने चाहिए। ओके, मैं प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा जो आपकी मम्मी कहती है कि आपको अच्छे बुक्स रखा कर बेटा, बाकी लोगों को दिखाने जाओ तो वो ठीक से देख तो सके, पढ़ तो सके, समझ तो सके। वो नहीं कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आपके सब प्रिंसिपल जो है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको जो भी बताया जाएगा उस हिसाब से मेंटेन करो, ताकि सामने वाले के बुक्स और आपके बुक्स जब कंपेयर किए जाए तो समझ में आए कि अच्छा चलो इसका सेल्स ज़्यादा है, उसका सेल्स कम है, लेकिन इसके असेट ज़्यादा है, उसकी असेट कम है। ये लेवल का कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो चलिए इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं आपके टेक्स्ट के साथ में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मार्किंग मेरे साथ में कीजिएगा। ओके, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग मीन्स द न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। याद रखना, फाइनेंशियल नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट while you do the recording of transactions. Okay, while recording accounting information in the books of accounts, we must observe the following qualitative characteristics. डायरेक्टली हम लोग डिटेल में जाते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द टू प्राइमरी क्वालिटीज, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। प्राइमरी क्वालिटीज कौन सी है सर? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस। दो चीज़ें होनी ही चाहिए, भरोसा बैठना चाहिए एंड जो भी आपने लिखा है वो रेलेवेंट होना चाहिए।
ओके, ये ऐसा ना हो, आपने बहुत बार सुना होगा आपके बड़े भाई बहनों से कि अरे मैं तो गाने लिख के आ गया, अरे मैं तो पिक्चर लिख के आ गया, स्टोरी लिख के आ गया। नहीं भाई साहब, अकाउंट्स का पेपर है, ज़रा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही देनी होती है। ओके, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जब मेंटेन करते हो सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही देनी होती है। एग्जाम्स की बात करें, पेपर्स की बात करें, आप पे कुछ भी लिख के आते हो, तो ये जो चीज़ होती है ये बीकॉम के अंदर होती है। ये बहुत ही बदनाम सेक्टर है बीकॉम सेक्टर। वहाँ पे बोलते हैं कि अरे वो ऐसे ही पास हो जाते हैं, वो कुछ पढ़ाई नहीं करते, ऐसे पास हो जाते हैं। लेकिन हम जो करते हैं, हमें पता होता है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है। वो तो सीए जो कर रहे होते हैं उनको सेम पोर्शन रहता है, तो उन लोग का सोचता है कि अरे क्या हम लोग पढ़े भी नहीं थे। क्यों नहीं पढ़े थे भाई? तुम लोग ने सीए के अंदर ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तो इसलिए तुम लोग नहीं पढ़े थे। लेकिन जो लोग ने सीए किया ही नहीं, उन लोगों को तो पढ़ना पड़ता है ना। दैट इज़ द बीकॉम वाला फैक्टर। जब आप बीकॉम चूज करोगे आफ्टर 12th, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको बीकॉम करना है, बीबीए करना है, तो ये सारी स्ट्रीम्स आपको आएगी वहाँ पे। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है आपके अकाउंट्स के अंदर, आप रेलेवेंट ही इन्फॉर्मेशन दोगे। दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर decision making. Reliable information is required to form judgments about the earning potential and financial position of the business firm. Okay, आपको जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, वो आपको देनी पड़ती है। किस चीज़ के लिए? तो आपको जजमेंट अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपको ये फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है? तो मैं आपको इसके बारे में एक एग्जांपल दूंगा, एक बताऊंगा ये चीज़। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलती है बैलेंस शीट के ऊपर से। तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो उसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो जब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे ना, तो आपको मैं याद दिलाऊंगा कि बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करते हो सर? तो आप वहाँ पे आपकी पूरी बिजनेस की पोजीशन रखते हो। ओके, रिलायबिलिटी डिफर्स फ्रॉम आइटम टू आइटम, बट ऑब्वियसली बात है, एक अलग आइटम कितना रिलायबल है और दूसरा आइटम कितना रिलायबल है, ये डिफर करेगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, अकाउंटिंग अंदर हम लोग बहुत सारे अजम्पशंस भी यूज़ करते हैं। यानी कि सपोज अभी कोई गुड्स होंगे, तो उसमें से मैंने अगर डेटर्स करे, तो वो कितना पैसा, मतलब कैसा होता है, उधार जब आप देते हो ना भाई साहब, तो आपको, चलो, बीइंग टू मच पॉजिटिव, यू थिंक दैट एवरीवन इज गोइंग टू गिव यू मनी बैक, सब आपका पैसा वापस देने वाले हैं। लेकिन क्या आपको गारंटी है 100% कि वो बंदा देगा ही पैसा? कहीं ना कहीं 1% तो डाउट होता ही है। इसी की वजह से आपको वहाँ पे रिलायबिलिटी का कंसर्न आता है फ्रॉम आइटम टू आइटम। क्योंकि आपको वहाँ पे क्या होता है सर, आपको वहाँ पे तो आपके अजम्पशंस काम करते हैं। चलो ठीक है यार, इन 10 लोगों में से ना 9 लोग तो देंगे, ये एक है ना, ये एक कैरेक्टर में डाउटफुल लगता है, ये देगा नहीं देगा पैसा वापस। तो ये जो होता है ना, ये अजम्पशंस होते हैं। ये जो होता है ना, एक मतलब आप एस्टिमेट करते हो कि किस तरह से कौन सा बंदा कितना पैसा देने वाला है। अगर आपके पास आज 100 गुड्स पड़े हैं ना, लाइक आपके पास आज हमने एग्जांपल लिया है मोबाइल का, तो मोबाइल पकड़ के चलते हैं। तो आज अगर आपने पकड़ लिया ना भाई साहब कि आज आपके पास 100 मोबाइल से, और आप बोलते हो कि आज 100 के 100 बेच दूंगा, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज वेरी नाइस, बट बीइंग ओवर ऑप्टिमिस्टिक इज बैड। आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, आप ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, ओके, 100 मोबाइल्स बेच दोगे यार, मजाक कर रहे हो? मतलब चलो ठीक है, लॉकडाउन आज ही हटा है और आज ही दुकान खोला है, तो 100 बेच भी दोगे। लेकिन क्या इतनी ज़रूरत है लोगों में? ऑलरेडी वो चाइना के ऊपर से ये चल रहा है वॉर, मतलब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है तमाशा कि अरे ये बंद करो, वो बंद करो, बॉयकॉट करो। तो क्या आप सोचते हो कि इतना सेल हो सकता है अभी मोबाइल के केस में? और इसी की वजह से आपको यहाँ पे एस्टिमेट है कि चलो 100 मोबाइल बेच देंगे। आप श्योरिटी से नहीं बोलते 100% में 100 बेच के दिखाऊंगा आज, नहीं। तो अकाउंटिंग जब करते हो ना भाई, तो वो एस्टिमेट्स होते हैं कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व। हालांकि सेल्स एस्टिमेट्स पे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम लोग एस्टिमेट्स के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, कुछ प्रोविजंस बनाते हैं, कुछ रिजर्व्स बनाते हैं। सेल्स कभी भी एस्टिमेट्स पे रिकॉर्ड नहीं होते। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी मे बी लेस रिलायबल देन सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट करंट असेट्स बिकॉज डिफरेंसेस इन अनसर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन। अब बात की गई है उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी एंड करंट असेट्स की। तो करंट असेट्स क्या होते हैं सर? करंट असेट्स होते हैं आपके डेटर्स, आपके बिल्स रिसीवेबल, आपके कैश एंड बैंक के अंदर पड़ा हुआ पैसा। ये जो होता है ना सर, ये अश्योरिटी दे सकते हो आप, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं इसके। तो वो ज़्यादा, आप वो क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं। दे आर सेइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी मे बी लेस रिलायबल बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी एक ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी यार कब बंद पड़ जाए बता नहीं सकते, उसमें से कितना पैसा मिलेगा वो भी नहीं बता सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ होगी कि जहाँ पे आपको गारंटी नहीं है, जहाँ पे आपको अश्योरिटी नहीं है कि ये कितना चलेगा, पता नहीं यार, मतलब कब बंद पड़ जाए, कब इसका लाइफ ख़त्म हो जाए, कब रिप्लेसमेंट को डालना पड़े। लेकिन
करंट असेट्स की बात करें तो भाई आज करंट असेट्स कितना है, आज क्या चल रहा है, वो सब हम बता सकते हैं। अभी एट फिलहाल एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल देने की मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता कि अब तक आपको पता ही नहीं है करंट असेट्स क्या होते हैं, अब तक आपको पता ही नहीं है कि करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है। बस इतना समझ लो कि कैश, आप यहाँ पे करंट असेट्स पकड़ो ही मत, आप ऐसा पकड़ो कैश की इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है कंपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी की इन्फॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी आपको पता है, मशीन आपको पता है, राइट, एंड कैश आपको पता है। कैश आपको डे टू डे अपडेट मिल जाएगा, जब आप पासबुक का प्रिंट कराओगे आपको पता चल जाएगा कितना बैलेंस है आपके पास। जब आप आपके कैश, आपके लॉकर में जितना कैश पड़ा आप उसको गिन लोगे, आपको पता चल जाएगा इतना। तो जब आप बताओगे ना कि मेरे पास आज 4 लाख रुपए है, तो भाई वो आप डंके की चोट भी बता सकते हो कि भाई मेरे पास आज 4 लाख रुपए है, एंड वो श्योर इन्फॉर्मेशन है, वो रिलायबल है। ओके, कैश के बारे में जब इन्फॉर्मेशन देते हो वो रिलायबल है। लेकिन जब आप प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हो, ठीक है, आज वो है आपके पास, पर क्या आप उसके ऊपर गारंटी दे सकते हो क्या वो रिलायबल है? वो रिलायबल है पर कंपेरेटिवली कम है। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये आपके सिर्फ आपको कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, आगे जाके हम लोग और डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले। एट प्रेजेंट सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई साहब आपका इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आइटम टू आइटम डिफर करता है। दो बात याद रखना, रिलायबल होना चाहिए एंड रिलायबिलिटी डिफर करती है फ्रॉम आइटम टू आइटम। ओके, बात करते हैं रिलेवेंस की। Relevant accounting information must be capable of making a difference in a decision by helping users from predictions about the outcomes of past, present and future events or to confirm or correct expectations। तो जब कस्टमर्स की बात करें या फिर स्टेक होल्डर्स एट अ लार्ज की बात करें तो हमने वहाँ पे देखा था कि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं। तो वो जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो लोग एस्टिमेट करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इनका पास्ट में ऐसा परफॉर्मेंस था, अभी ये लोग ऐसे चल रहे हैं, फ्यूचर में जाके ये लोग समझो अगर ये सिचुएशन आती है तो इनका तो टिक पाना मुश्किल है। जब ऐसे वक्त पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स सामने आते हैं जो कि आपको रेलेवेंस देते हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड आपके डिसीजन को डाइवर्ट करने का या फिर उसको इम्पैक्ट करने का उसके अंदर पोटेंशियल होता है, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? आपके बुक्स रेलेवेंट होने चाहिए और वो सही चीज़ दिखानी चाहिए, वो रिलायबल प्लस रिलेवेंट होने चाहिए। ओके, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन related by the books of accounts and financial reports must be relevant. Accounting information should not include unnecessary and irrelevant information। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो भी irrelevant है उसको आप बिल्कुल भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। All the information is said to be relevant which would have changed the outcomes of business if disclosed। सबसे बेस्ट तरीका है ये जानने का रेलेवेंस के बारे में। ये जो लाइन है आप इसको यहाँ पे अंडरलाइन करके रखो। ओके, ये लाइन क्या कहती है कि वो इंफॉर्मेशन, वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर बाहर निकली, ओके, और वो लोगों को पता चली, तो वो आपके बिजनेस के बारे में या फिर आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। दैट इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आपके बुक्स के अंदर वो चाहे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले या नेगेटिव, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट एंगल ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स द थिंग्स। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करते हैं रेलेवेंस के बारे में। एंड रेलेवेंस मतलब क्या सर? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अगर बाहर निकली या फिर लोगों को पता चला तो आपके बिजनेस के बारे में उसको इम्पैक्ट कर देंगे। आपके सेल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं तो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके सेल्स बहुत ही खराब चल रहे हैं, कोई आपकी गुड्स परचेज नहीं कर रहा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? उसके बाद ऑल यूजफुल and related information must find a place in the books of accounts and the information must have timelessness, dedicative and feedback value। टाइमलेसनेस यानी कि वो टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो परमानेंटली उसके अंदर रहेगी और वो जो है वो फीडबैक लेने की काबिलियत रखती है। यानी कि उसके अंदर अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन डाली तो वो क्या होगी? टाइमलेसनेस होगी, डेडिकेटिव होगी एंड फीडबैक की वैल्यू रखेगी। यानी कि वो तीनों चीज़ उसके अंदर पोजेस होनी चाहिए। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर डालनी है एंड रेलेवेंस लेके आना है।
ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिर्फ आपके थियोरी के इसके अंदर आने वाला है, लेकिन बेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके दे दिया आपको। मैंने आपको बोला है कि रिलायबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और आगे हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी के बारे में। एंड उसके बाद हम लोग आगे जाके जब देखेंगे इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सेशंस है ना, फर्स्ट चैप्टर बेस क्रिएटिंग का है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो ना, आप एक ही बार मूवी देखते हो लेकिन आपको याद सब रह जाता है। हाउ? दैट इज़ द मैजिक ऑफ दैट मूवी मेकिंग प्रोसेस, और वॉट एवर यू मे कॉल इट, ओके। तो ये चीज़ होती है। तो इसी की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है या फिर आपको नहीं आ रही है, आपको मुझे तुरंत डाउट पूछना है, कॉल करना है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। आपको जो मेथड पसंद है आप वो कर लेना, बस मुझसे एक बार ये क्लियर करा लेना, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर तो आपको लिखते आना चाहिए, कंसेप्ट समझ लो, बाकी तो अपने आप हो जाएगा, ओके। अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। Understandability is the quality of information that enables the users to perceive its significance. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपके यूजर्स को आपने जो बनाया है वो समझ में आ सके। The benefits of information may be increased by making it more understandable and hence useful to wider circle of users. आप अगर उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी लाते हो ना, लाइक आपने ऐसे बुक्स बनाए जो सबको समझ में आते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा ज़्यादा यूज़र्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा यूज़र्स देखेंगे, तो वो ज़्यादा ज़्यादा यूज़र्स तक पहुँचेगी, राइट। अगर वो चीज़ आप अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं ला सके, अगर आप जो बता रहे हो वो सामने को समझ में नहीं आया, तो वो कम लोगों तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो कम लोग देखेंगे। तो अगर आप जो भी सिखाओगे या फिर आप जो भी बता रहे हो, लाइक अब टीचिंग की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे अगर अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं लाऊँ, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आए, अगर मैं कालकी लैंग्वेज में बोलने लग जाऊँ, ओके, तो आपको समझेगा क्या? नहीं। तो अगर मैं आपके लेवल पे आके आपके लैंग्वेज में आपको समझाऊँ यहाँ पे, तो शायद से आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो अगर आप प्रिंसिपल्स फॉलो करो, आप एथिक्स फॉलो करो एंड उस तरीके से बनाओ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो सामने को समझ में आए, तो एट ए लार्जर स्केल इट कैन बी शोन एंड इट कैन बी अंडरस्टूड, ओके। Thus, understandable financial accounting information prevents data that can be understood by users of the information and is expressed in the form and with terminology adapted by users range of understanding. जैसे मैंने आपको बोला, आपके लैंग्वेज में आके बता रहा हूँ, राइट। Comparability of accounting information. In making decision, the decision maker will make comparisons among alternatives, which is facilitated by the financial information. Comparability implies to have like things reported in the similar fashion and unlike things reported differently. जैसे आपको बोला कि हम तीनों के अकाउंट जो है वो सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर दिखते हुए हमने सिमिलर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, तो उस वक्त पे क्या होता है सर, उस वक्त पे आपको ये समझना भी आसान हो जाता है एंड आपको कंपेयर करना भी आसान हो जाता है। Information, if comparable, will assist the decision maker to determine relative financial strengths and weakness and prospects for the future between two or more firms or between periods in single firm. यानी कि क्या बोल रहे हैं, जब पीरियड कहते हैं ना हम लोग, पीरियड जैसे 1 अकाउंटिंग ईयर, दैट 1 अप्रैल टू 31 मार्च, हम लोग पीरियड की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं कि 2 और 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर पीरियड और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, समझ लो। मतलब अगर मैंने 2020-21 का अकाउंट्स देखा तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ लास्ट ईयर के अकाउंट से, मेरे खुद का ऑर्गेनाइजेशन का मैं लास्ट ईयर से अपना अकाउंट्स कंपेयर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि मैंने कितना ग्रोथ किया है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, मेरा कोई कॉम्पिटिटिव है तो मैं उसका अकाउंट्स और मेरा अकाउंट देखूंगा कंपेयर कि वो कितना आगे है या फिर मैं कितना आगे हूँ। तो ये जो कंपैरिजन तो 2 वे होता है, एक खुद से कंपेयर करो, एक दूसरे से कंपेयर करो, तो इस तरह से कंपेरेबिलिटी में उसका फ़ायदा होता है। आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप मुझे डाउट पूछ लेना कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।